नमस्कार विद्यार्थियों, आईपीएस एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार शर्मा आज कक्षा 10 संस्कृत पढ़ाना जो है वो शुरू कर रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने स्कूल के चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई अपडेट है, जो भी नई क्लासों का जो विवरण है आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब मैं आज आपको अपने संस्कृत में सबसे पहला जो व्याकरण का चैप्टर है संधि, ध्यान से देखें सभी बच्चे। संधि जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में 4 अंक की क्वेश्चन के रूप में आती है और 4 नंबर का ये क्वेश्चन संधि के पूरे चैप्टर में से पूछा जाएगा। इसलिए आप इस पूरे चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और ये जो संधि है, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संधि किसे कहते हैं। वैसे तो संधि का शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है मेल या जोड़, यानी 2 शब्दों के जोड़ को संधि कहते हैं। और 2 शब्दों का जो जोड़ है, दोनों को जोड़ने पर संधि कहलाता है। और इस संधि के अंदर जो है 3 प्रकार होते हैं। संधि सबसे पहली जो होती है वो होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि, तीसरी विसर्ग संधि होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि पढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को स्वरों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और संस्कृत के अंदर जो स्वर होते हैं वो 13 स्वर होते हैं, जिनमें से ह्रस्व स्वर और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। संस्कृत के अंदर 5 छोटे स्वर माने गए हैं जिनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिनको मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एक तो ए, ई, ऊ और छोटी री और री। ये 5 स्वर जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ये 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ जो स्वर हैं वो हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और एक होती है बड़ी री। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो छोटी री होती है, ये छोटी री, इसकी अपने एक मात्रा लगाते हैं। जैसे ये क है तो इसके नीचे अपन ऐसे लगाएंगे तो री की छोटी मात्रा है ये। और अगर इसी को अपन बड़ी री की मात्रा लगानी है तो ये इसके जो री है ये छोटी का हो गया एक चिन्ह और ये हो गया बड़ी का, डबल कर देंगे इसको, तो ये बड़ी री की मात्रा लगाई हुई मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 8 दीर्घ स्वर होते हैं और 5 जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं। स्वर संधि की बात आती है तो स्वर का स्वर से मेल होने पर, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन, जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर से मेल होने पर
जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार से ज़्यादा भी इसके प्रकार होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो 5 प्रकार होते हैं उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण, तीसरी है यण, चौथी है वृद्धि और 5वीं है अयादि संधि। इसके बाद में भी 5 के अलावा जो और कई प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताए थे कि ये 5 तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बाकी और भी जो स्वर संधि के भेद हैं अयादि के बाद में, जैसे पररूप है, पूर्व रूप है और एक है प्रकृति भाव। ये महत्वपूर्ण 5 प्रकार हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि के अंदर स्वरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और स्वरों के अंदर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं, 8 दीर्घ स्वर हैं। और इनको पढ़ने के बाद में आप ध्यान से देखें कि ये स्वर संधि की परिभाषा है यहाँ पर, जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं होमवर्क में, और होमवर्क की कॉपी में लिख करके याद कर सकते हैं। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के जो भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पररूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, ये 8 प्रकार जो हैं स्वर संधि के भेद होते हैं। जिनमें से अयादि और ज़्यादा अगर आगे पूछा जाता है तो ये जो पूर्व रूप संधि है इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण जो 5 ये प्रकार हैं अयादि संधि तक, ये आपको देखने हैं और पढ़ने हैं। अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजन संधि के अंदर भी आप थोड़ा सा व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त करें, और व्यंजन पढ़ने के बाद में हम स्वर संधि के जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन जो हैं संस्कृत के अंदर 33 व्यंजनों की चर्चा की गई है। 33 व्यंजन में से जो हैं सबसे पहला कै वर्ग, जिनको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कै, खे, गे, घे और येड़। इसके बाद में पूरा का पूरा चै वर्ग, जिसको आप इसी तरह से लिखेंगे। सारे के सारे व्यंजन हलंत होते हैं। इनमें जब तक स्वर नहीं आ जाते व्यंजन हलंत माने जाते हैं। व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पर ही ये पूरा माना जाता है, अर्थात ये जो हलंत का चिन्ह है ये हट जाता है स्वर इनके साथ आने पर। जैसे ये कै है तो कै और कै के साथ ए आता है तो अपन इसको पूरा एक व्यंजन मानते हैं। अन्यथा व्यंजन सदैव हलंत ही होते हैं, ये आधे स्वरूप ही काम में आते हैं। तो ये हलंत का चिन्ह है, इस प्रकार से नीचे जो अपन लगाते हैं हलंत का चिन्ह है, इसको ध्यान रखेंगे। ये 5 कै वर्ग के व्यंजन हो गए। ये 5 ही जो हैं एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको। चै, छे, जय, झै और ये, मतलब ये 5 हो गए आपके चै वर्ग के। इसके बाद में टै वर्ग, टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै और अणै, ये 5 हो गए टै वर्ग के। इस प्रकार से इसके बाद में टै के बाद में है आपका तै वर्ग। तो तै वर्ग में तै, थै,
द, ध और न, ये 5 हो गए तय वर्ग के। इसके बाद में अगला है पै वर्ग। तो इसमें पै, फ, ब, भ और मैं, ये 5 हो गए। ये पै, फ, ब, भ और मैं 5 व्यंजन। इस प्रकार से ये 25 टोटल जो आप जोड़ सकते हैं 25, 5, 5 ये, 5 ये, 5 ये और 5 ये हो गए 25 व्यंजन, जिनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन। इसके बाद में आगे के जो हैं इन 5 के अलावा ध्यान से देखें आप, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं। और इनके बाद में जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह, व, ल और व, ये ऊष्म व्यंजन हैं 4। ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। इसके बाद में से, और ये से और है, इस प्रकार ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन हैं, ये भी 4 होते हैं। इस प्रकार से आपके स्पर्श व्यंजन, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बोर्ड से मिटा चुका हूँ, स्पर्श व्यंजन 25 और ऊष्म व्यंजन 4 और अंतस्थ व्यंजन 4, कुल मिलाकर के 33 व्यंजन यहाँ पर हुए। और इन 33 व्यंजनों से ही पूरी की पूरी व्याकरण जुड़ी हुई है। 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। स्वर छोटे और बड़े मिलाकर के जो कि मैंने आपको बताए हैं 13 स्वर हैं, और जो व्यंजन हैं वो टोटल 33 हैं। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में कुल जो वर्णों की संख्या है वो 46 है। इन 46 वर्णों के आधार पर अपन व्याकरण पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान रखें स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना सभी विद्यार्थियों को व्याकरण की शुरुआत में ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वर और व्यंजन के अभाव में बिना ज्ञान के अपन व्याकरण को सही तरीके से नहीं पढ़ सकते। ये सारी की सारी व्याकरण जो है इन व्यंजन और स्वरों के आधार पर ही चलती है। स्वर और व्यंजन को ध्यान से पढ़ें और याद कर लें अपनी होमवर्क की कॉपी के अंदर। जब यहाँ पर स्कूल में क्लासें चल रही थी तब भी मैंने आपको पहले भी बताया है, 6ठी 7वीं 8वीं से ये शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैंने इसलिए बताया है ताकि सारे बच्चों का ध्यान एक जगह हो, तो ये स्वर और व्यंजन का थोड़ा सा ज्ञान हो जाए आपको। इसके बाद में टॉपिक के आधार पर जो व्याकरण चलेगी आगे से आगे, वो आप इससे जुड़ करके रहेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अब आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं संधि की, और संधि के अंदर स्वर और व्यंजन मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहली जो संधि है स्वर संधि, जो कि मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें सबसे पहली जो संधि है स्वर संधि, वो अपन पढ़ेंगे। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार, स्वरों में जो विकार उत्पन्न होता है या कोई परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के अंदर स्वर संधि के अंदर जो है सबसे पहला जो अपन प्रकार पढ़ेंगे वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ, देखिए विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है,
कि ये दीर्घ स्वर संधि दीर्घ आदेश करती है। दीर्घ आदेश का मतलब छोटे स्वर हो चाहे बड़े स्वर हो, ये हमेशा बड़े स्वर की ओर संकेत करती है, बड़ा आदेश करती है। मतलब जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ये छोटा है स्वर, ये भी छोटा है, दोनों मिलकर के दीर्घ आदेश हो जाएगा, मतलब आ आदेश होगा। इसी प्रकार से अगर बड़े स्वर के साथ छोटे स्वर का मेल होता है तो भी दीर्घ आदेश ही होगा, और अगर छोटे स्वर और बड़े स्वर का मेल होगा तो भी बड़ा आदेश होगा, और अगर बड़े स्वर का और बड़े स्वर का आदेश होगा तो भी बड़ा आदेश होगा। ये दीर्घ स्वर संधि का फॉर्मूला है, दीर्घ आदेश। यानी छोटे बड़े मिलकर के, बड़े छोटे मिलकर के, एक छोटा एक बड़ा मिलकर के, एक बड़ा एक दूसरा बड़ा मिलकर के, आदेश केवल दीर्घ ही होता है। सब में बड़ा स्वर ही लिया जाता है, बड़ा स्वर ही काम में आता है, और इसी का अर्थ है दीर्घ, दीर्घ आदेश। तो ये है दीर्घ स्वर संधि का फॉर्मूला। इसी प्रकार से और स्वरों के अंदर भी अपन देखेंगे तो इसी प्रकार से चलेगा। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। इसके बाद में बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर भी बड़ी ई। इसके बाद में छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और इसी प्रकार से बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो ये चार हो गए। ये ई का फॉर्मूला है, वो ए का फॉर्मूला है। इस प्रकार से इसमें भी दीर्घ आदेश है, सारे स्वर बड़े आदेश हो रहे हैं, चाहे छोटी हो चाहे छोटी हो, या यहाँ पर भी बड़ी है यहाँ पर भी छोटी है तो भी बड़ा आदेश है, दीर्घ आदेश है, बड़ी ई के रूप में यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ये छोटी ई है, यहाँ पर ये बड़ी ई है, तो ये भी बड़ा ई आदेश है। इस प्रकार से ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो दीर्घ स्वर संधि में हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब अपने इसके कुछ उदाहरण जो हैं वो देखते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझ लेंगे। अगर आप आगे खुद करना चाहें तो स्वर और भी हैं, सारे स्वरों के अंदर दीर्घ आदेश ही होता है। जैसे ऊ की बात करते हैं अपन, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। यहाँ पर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी प्रकार से बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो ये चार हो गए, इनमें भी दीर्घ आदेश है, अर्थात बड़े स्वर का आदेश होता है दीर्घ स्वर संधि के अंदर। ये इसी प्रकार का फॉर्मूला ये री वाला है, छोटी री प्लस छोटी री बराबर बड़ी री। ये सारे के सारे इसी प्रकार से होंगे जो अभी आपने बनाए हैं, ये आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से अपन ने ये बनाया ये बनाया ये बनाया, ये आप खुद बना सकते हैं। प्रयास करेंगे तो बना पाएंगे। ये सेम फॉर्मूले हैं सारे के सारे, इसकी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। छोटी री के साथ बड़ी री आए तो भी बड़ी री, छोटी री प्लस छोटी री बराबर बड़ी री, सारे सेम हैं, आप कर सकते हैं। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरणों के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम दीर्घ संधि का जो उदाहरण है वो आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, आपका ध्यान बिल्कुल मेरी तरफ होना चाहिए, बोर्ड की तरफ होना चाहिए, और जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। ध्यान से पढ़ेंगे। इस महामारी के चलते ऑनलाइन क्लास ही एक सबसे बड़ा आधार बचा है आप लोगों के पास। स्कूलें ना जाने, अभी टाइम है खुलने में। ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप अपने अध्ययन को घर पर जारी रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों को इस चीज़ की चिंता भी होनी बहुत ज़रूरी है, और ये स्वाभाविक बात है कि पढ़ाई ही जीवन का एक सबसे बड़ा भाग है। जिस प्रकार से ज़िंदगी ज़रूरी है वैसे ही पढ़ाई ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई का पूरी तरह से ध्यान रखें, ख्याल रखें, और घर पर लगातार अध्ययन करते रहें। अब आज अपन जो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं वो पढ़ेंगे। तो इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आपका जो फॉर्मूला था ए प्लस ए बराबर आ, तो इसके अंदर देखिए
दीर्घ स्वर संधि में जैसे राम प्लस अवतार। अब यहाँ पर मैं के अंदर ए है, यहाँ पर भी ए है बराबर आ। तो देखिए राम यहाँ पर हो गया, ए प्लस ए बराबर मिलकर के आ, तो यहाँ पर ये दीर्घ आदेश हो गया, राम का रामा हो गया। और वतार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो वतार वैसा का वैसा हमें लिख देना है। और इन दोनों शब्दों को जोड़ने पर, संधि करने पर हुआ रामावतार। तो और संधि का नाम हो गया दीर्घ स्वर संधि। ए प्लस ए बराबर आ, मैं के अंदर ए है, आगे भी ए है, ये ए और ये ए जुड़ेगा तो आ हो जाएगा, मैं के साथ आ आदेश होगा तो रामा, और वतार जो शेष बचा है उसको जोड़ देंगे तो रामा अवतार। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि हुई। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे देते प्लस अरिही। तो इसमें भी वही बात है, ये के अंदर ए है और आगे भी ए है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ कर देंगे। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये का या आदेश हो जाएगा, देत्या, देते से देत्या हो जाएगा। ए प्लस ए बराबर आ, ये आ इसमें जुड़ेगा तो देते के साथ देत्या, और री वैसा का वैसा शेष रहा, इसको लिख देंगे तो देत्यारी। इसमें भी वही दीर्घ स्वर संधि हुई। जैसे सस प्लस अंक है, सस प्लस अंक है, तो इसमें भी से के अंदर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये ए प्लस ए मिलकर के आ हो जाएगा। तो यहाँ पर से का सा हो जाएगा, आ आदेश होगा तो शशांक, से आ आदेश होगा तो सा हो जाएगा शशांक। ये ऊपर अनुस्वार वैसा का वैसा रहेगा, शशांक, शशांक है, विसर्ग लगा हुआ है आगे, तो आप भी विसर्ग लगाएंगे यहाँ, शशांक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप खुद कर सकते हैं। आपके जो नॉर्मल वे के उदाहरण हैं, जैसे विद्यालय है, जैसे चिकित्सालय है, तो इस प्रकार से आप खुद कर सकते हैं। जैसे देवालय है, इसमें भी वही दीर्घ संधि है, जैसे विद्या प्लस आलय, तो इसमें दीर्घ हैं दोनों, तो भी दीर्घ ही रहेगा। जैसे विद्या के अंदर आ है, आगे भी आ है, बराबर आ होगा। तो इस प्रकार से विद्या का विद्या रहेगा, ये दोनों मिलकर के आ हो गए, तो ये बचा शेष, तो ये हो गया विद्यालय, तो ये विद्यालय हो गया। इसी प्रकार से चिकित्सा प्लस आलय, तो ये सा में भी आ है और ये यहाँ आगे भी आ है, आ प्लस आ बराबर आ करना है। तो इस प्रकार से ये आपका चिकित्सालय बन गया, चिकित्सालय। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। और भी आप अपनी किताब से, पाठ्यक्रम से देख करके जितने भी उदाहरण हैं इनके आप कर सकते हैं। ये तो 2-4 मैंने यहाँ बताए हैं बोर्ड पर, बाकी आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको बहुत से दीर्घ संधि के उदाहरण मिलेंगे। इसी प्रकार से हल करने हैं उनको, और इस प्रकार से आप समझ करके जो फॉर्मूले बताए हैं, ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटी री प्लस छोटी री बराबर बड़ी री, उस फॉर्मूला के आधार पर, उस सूत्र के आधार पर आप इस दीर्घ स्वर संधि को पूरी तरह से कर सकते हैं। अब और अन्य जो उदाहरण हैं इसके, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ उदाहरण आप खुद भी हल करें, कुछ यहाँ पर बोर्ड पर देख लें आप। जैसे ई के उदाहरण हैं, छोटी ई प्लस छोटी ई, या बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कोई सा भी ले लीजिए, जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई के भी हैं तो बड़ी ई आएगी,
ये बड़ी ई है तो बड़ी ई आएगी। दीर्घ आदेश होगा, जैसे रवि प्लस इंद्र है, रवि प्लस इंद्र है। तो यहाँ पर ई की मात्रा छोटी है वी के अंदर, आगे भी छोटी ई है, बड़ी ई करनी है तुम्हें। तो बड़ी ई करेंगे तो रवि में जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, रवि ये बड़ी ई। तो इस प्रकार से रवि और जो ई है ये बड़ी ई में परिवर्तित हो गई। तो ये जो आगे शेष बचा है इसको लिख दें, तो रविंद्र है। जैसे दूसरा उदाहरण है श्री प्लस ईशय है। तो श्री के अंदर भी बड़ी ई है, आगे भी बड़ी ई है, बराबर बड़ी ई आदेश होगा। तो आप इसको जोड़ेंगे तो श्री बड़ी है पहले से ही, और स वैसा का वैसा आ जाएगा, तो श्री श है। और संधि का नाम जब अपन लिखेंगे इसमें तो दीर्घ स्वर संधि, इस प्रकार से करना है। तो ये आपकी दीर्घ स्वर संधि इस प्रकार से आप कर सकते हैं हल। और भी अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिनको आप खुद हल कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक से देख करके, और कई प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। जैसे अति प्लस यू, अति प्लस यू। तो जैसे ये ती में भी छोटी ई है, ये आगे भी छोटी ई है, बराबर बड़ी ई होगी। तो छोटी मात्रा को अपन बड़ी कर देंगे, अति वैसा का वैसा लिख देंगे, तो अति। तो इस प्रकार से इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। इनमें से कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब जो ऊ के उदाहरण हैं, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, या फिर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसमें भी दीर्घ आदेश करना है। बड़ा आदेश, दीर्घ आदेश, दीर्घ स्वर संधि के अंदर, जैसे भानु प्लस उदय। तो यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, बराबर बड़ा ऊ करना है। तो यहाँ पर जो भानु की छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। और इस बड़े ऊ को यहाँ पर अपन परिवर्तित करेंगे, छोटे की जगह बड़े की मात्रा आएगी भानु, और दय वैसा का वैसा जोड़ देंगे यहाँ पर, तो भानुदय। ये भी दीर्घ स्वर संधि है। और इसी प्रकार से और भी बहुत से उदाहरण हैं। जैसे कई उदाहरण और भी हैं इसी प्रकार के, जो आप खुद हल कर सकते हैं। जैसे विष्णु प्लस उदय, विष्णु प्लस उदय। तो यहाँ पर भी छोटा ऊ, यहाँ पर भी छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। और जो ये यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये यहाँ पर बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगी विष्णु, और ये दय वैसा का वैसा दय ये जोड़ देंगे तो विष्णुदय। और ये यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि हुई। अब दूसरी संधि जो आपकी है स्वर संधि के अंदर, वो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के अंदर भी एक फॉर्मूला है कि गुण स्वर संधि के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत से उदाहरण हैं इसके भी। और गुण स्वर संधि के अंदर आप ध्यान से देखें तो एक सूत्र होता है आद गुण है। एक सूत्र है गुण स्वर संधि का, आद गुण है। अर्थात इसका मतलब ये है कि ए या आ के बाद में ई और बड़ी ई आती है, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है,
या री या बड़ी री आती है तो उसके स्थान पर ए और ओ आदेश होता है। जैसे इसका एक सूत्र है, ए या आ के बाद में ए हो या आ हो, इसके बाद में छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए आदेश होगा। आद गुणे का मतलब ए आदेश। और या फिर ए और आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ करना है। ए और आ के बाद में अगर छोटी री या बड़ी री आए तो रे करना है। ए और आ के बाद में अगर री आए तो लय करना है। ये गुण संधि है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। जैसे सबसे पहला जो उदाहरण है आपका, उसको लेकर के चलते हैं अपन। गुण संधि का गुण स्वर संधि जिसका सूत्र है आद गुणे है। फॉर्मूला ये है, ए और आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो ए करना है। ए और आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ करना है। ज़्यादातर यही काम में आते हैं, इसको एक बार आप बाद में समझना। ए और आ के बाद में ई और बड़ी ई ए और आ के बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओ करना है। इसके उदाहरण एक बार अपन लेते हैं। तो इन उदाहरणों के अंदर देखिए, गुण स्वर संधि के उदाहरण। गुण स्वर संधि के उदाहरण, सबसे पहला जैसे कोई भी अपन उदाहरण ले लेते हैं तो गुण स्वर संधि के अंदर सूर्य प्लस उदय। जैसे इसके अंदर ए है, ए के बाद में ऊ आ रहा है तो आपको फॉर्मूले के अनुसार ओ आदेश करना है, इसमें ओ करना है। तो देखिए सूर्य जो है वो आदेश करेंगे तो ओ की मात्रा लगेगी, सूर्यो, और दय वैसा का वैसा जोड़ देंगे यहाँ पर तो सूर्योदय। तो ये गुण संधि है। इसी प्रकार जैसे तस्से प्लस ऊपरी, तो यहाँ पर भी